तो जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले के लेक्चर में हमने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था और आज इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्ड में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और भी शुद्ध हिंदी में बात करेंगे हम लोग, ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए। ठीक, कोशिश रहेगी कि हर एक बच्चे को हमारी बात समझ में आ जाए, ठीक है। कोनो दिक्कत तो नहीं। चलो, तो देखो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को इलास्टिसिटी क्या होता है बता दिया था, हुक का नियम वगैरह भी बता दिया था, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है बता दिया था, सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी थी। आज हम वापस से उन्हीं सब चीज़ों में एक एक टॉपिक में को थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेस के बारे में, एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है स्ट्रेस, जिसे हिंदी में हम लोग प्रतिबल कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिबल। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि अगर ये एक बॉल है, अब इस बॉल पे मान लो ये कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे, तो ये बॉडी क्या करेगा? अंदर से बाहर की ओर भी एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, इंटरनल फोर्स भी इस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो ये वाला फोर्स हमारा कौन सा बल कहलाता है बेटा? प्रत्यानयन बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल। समझ में आया? कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, प्रत्यानयन बल कहलाता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस एक तरीके से स्लाइटली सिमिलर होता है प्रेशर के, यानी कि दाब के। ये किसके सिमिलर होता है? एकदम डिटेल्ड में जानना है। सिमिलर होता है प्रेशर के। प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रेशर। किसके सिमिलर होता है भाई? तो प्रतिबल जो है इसके सिमिलर होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रतिबल के बारे में हमने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिबल एक्चुअल में क्या है कि किसी वस्तु पर जो प्रत्यानयन बल लग रहा हो, ठीक है, तो प्रति एकांक हमने आप लोगों को बताया था कि प्रति एकांक, इसको भैया थोड़ा सा कीपैड आ जाओ, हमारा कीपैड कहाँ ढके हुए हो हमारे, कीपैड आ जाओ। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, प्रतिबल कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। चलो, इस सिलेंडर को हम घुमा देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमने सिलेंडर बना दिया है। इसको क्या बना लिया बच्चा? ये हमने एक सिलेंडर बना लिया आपको समझाने के लिए। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप इस पर इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हो, इस अनुप्रस्थ एरिया पर। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या इस फोर्स के अगेंस्ट इसी एरिया पर अंदर की ओर प्रत्यानयन बल काम कर रहा होगा? आपने हाँ कर रहा होगा। इसका एरिया कितना है बेटा? ए। तो यहाँ से हमारा प्रतिबल कितना हो जाएगा? तो हमारा प्रतिबल हो जाएगा कि प्रतिबल बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग और क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या कहते हैं? पास्कल। और इस पास्कल को हम लोग पीए से लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबल का तो फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? तो ये हमारा प्रतिबल इक्वेट करने का शानदार फार्मूला हो गया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके थे और आज हमने दोबारा बता दिया। तो आज हम लोग प्रतिबल के टाइप्स वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी ये प्रोसेस एक तरीके का रिकॉल कराया मैंने आपको। तो देखो, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल भाषा में एकदम। तो प्रतिबल हमारा यानी कि स्ट्रेस, ठीक, ये हमारा जनरली अगर बात करें बच्चों तो 3 तरह के होते हैं। जनरली ये कितने तरह के होते हैं बच्चों? ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है अभिलंब प्रतिबल, एक होता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लो, अनुदैर्ध्य नहीं अगर लिखना चाहते हो तो अभिलंब का ही एक प्रकार है, समझ लो। यानी अभिलंब में 2 प्रकार आते हैं,
ठीक, अभिलंब के भी ऑलरेडी समझ लो तो दो प्रकार होते हैं, ए और बी। इसमें एक होता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य, हमारा दूसरा जो होता है उसे हम संपीडन प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपीडन, संपीडन प्रतिबल बोलते हैं। तो ये दो हमारे अनुदैर्ध्य, तो ये दो हमारे अभिलंब प्रतिबल के प्रकार हैं। फिर वापस आते हैं, एक होता है बेटा आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, और जो तीसरा होता है इसको हम लोग स्पर्श रेखीय अथवा अपरूपक प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखीय, ठीक है, स्पर्श रेखीय, या इसको एक और नाम से जानते हैं अपरूपक, अपरूपक, ठीक है। तो इतने तरह के हमारे मेन प्रतिबल हैं। आपको पता चला अभिलंब, अभिलंब को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अभिलंब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक। आयतन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। और स्पर्श रेखीय को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अब देखो, इसमें जो दो और हैं अभिलंब प्रतिबल में कि अनुदैर्ध्य और संपीडन, इसको, ये संपीडन है बाबू, ये क्या है? ये हमारा संपीडन है, संपीडन। देखो, अनुदैर्ध्य मतलब जब लंबाई में वृद्धि हो रही हो तो उसे अनुदैर्ध्य कहेंगे, और जब लंबाई घट रहा हो तो उसे संपीडन कहेंगे, ठीक है। बात समझो कि अभिलंब प्रतिबल में क्या होता है? नॉर्मल में इसमें दो तरह के प्रतिबल आ जाते हैं। आयतन वाला भी एक तरीके से इसी से रिलेटेड टर्म है ना। तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जो लंबाई के अनुदिश परिवर्तन हो रहा हो। अगर लंबाई बढ़ता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक। और अगर लंबाई कम हो रहा हो बाह्य बल के जरिए तो उसको संपीडन प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। आयतन वाला वॉल्यूम के लिए होता है, स्पर्श रेखीय कैसे होता है सब हम आपको एक एक करके फोटो बना बना के समझाएंगे। अब जैसे कि बात कर लेते हैं इस डायग्राम पर ही, कि हमारे सामने ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को हम यहाँ पर ले लेते हैं, तीनों के लिए ले लें, चलो तीनों के लिए। वी एक हमने यहाँ पर लगा दिया, वी एक हमने यहाँ पर लगा दिया, एक हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी सब लगाएंगे, सब समझाएंगे एकदम अच्छे से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सब बड़े कायदे से समझा देंगे एक एक करके। आपको खाली हमारे साथ बने रहना है, आपको खाली हमारे साथ क्या करना है? आपको हमारे साथ खाली बने रहना है, ठीक है ना। बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। देखो, इसको भी हम सीधा करेंगे, सीधा हो जाना रहे, सीधा हो गया, ठीक। अब ये सीधा हो गया, इसको भी थोड़ा हम ऐसे कर दिए। चलो, इसको भी चाहो तो ऐसे ही रखे रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और कॉपी बना लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं, दो, ठीक है। चलो, इसमें दो ले लेते हैं क्योंकि एक को कंप्रेशन वाले में दिखा देंगे और एक को उसमें दिखा देंगे। हमने इतने सारे डायग्राम आपके सामने ले लिए समझाने के लिए। अब इसमें समझना है आपको एक एक करके। अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि हमने क्या किया कि इस पर अंदर की ओर फोर्स लगा दिया, ठीक है। जब अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और इसके पूरे इस एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पूरे क्षेत्रफल पर अंदर की ओर फोर्स लगाया है, और अंदर की ओर फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो ओरिजिनल लंबाई से ये लंबाई कम हो गया है, घट गया है, ठीक। यानी पहले लंबाई कुछ रही होगी एल, मान लो इनिशियल लंबाई कुछ रही होगी एल, अब इसकी लंबाई होगी एल माइनस डेल्टा एल। लेकिन ये माइनस में डेल्टा एल क्यों आया? इस बाह्य बल के वजह से। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा संपीडन स्ट्रेस है, यानी कि संपीडन प्रतिबल जो है वो निकलेगा फोर्स अपॉन एरिया से। वही फार्मूला रहेगा कि फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर मान लो कि हमने क्या किया कि बाह्य आउटवर्ड फोर्स लगा दिए इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, बाहर की तरफ हमने फोर्स लगा दिया। तो बेटा जब हम बाहर की ओर फोर्स लगा देंगे तो इस एरिया पर, और ये एरिया कितना है? ये एरिया ए है। इस ए एरिया पर जब बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ गई, यानी अब जो एक्चुअल लंबाई एल थी, अब इससे इसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई? बाह्य बल की वजह से खिंच गया ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया।
ठीक है। तो डेल्टा एल में वृद्धि किसकी वजह से हुई? इस बाह्य बल की वजह से हुई। अभिलंब इसको क्यों बोला जाता है? नॉर्मल इसको क्यों बोला जाता है? नॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सरफेस एरिया सतह के साथ 90 डिग्री पर कार्य करता है। कैसा? सतह के साथ 90 डिग्री पर कार्य करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको अभिलंब बोला जाता है। नॉर्मल का मतलब ही होता है कि किसी दिए गए सतह के साथ 90 डिग्री पर, यानी ये 90 डिग्री पर अगर कोई चीज़ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक टर्म भी हमको समझना होता है जो हेडिंग में लिखा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कि इस लंबाई के अनुदिश हमने खींच दिया बाहर की तरफ फोर्स लगा के, तो ये हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया, ठीक। इसको भी हम फार्मूला हमारा यहाँ भी वही बनेगा F/A। अब इसको समझते हैं कि मान लो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है, ये सरफेस पर रखा हुआ है और इसमें हमने एक पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी? पिस्टन लगा दी। और ये पिस्टन का मूवेबल डायरेक्शन है। ये पिस्टन हमारा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लो कि इस पर फोर्स हमने नीचे की तरफ लगा दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी इस पूरे एरिया पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होकर यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक। यानी कि पहले हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम कितना था बाबू? मान लो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम V था, लेकिन अब ये फोर्स लगाने के बाद इसका वॉल्यूम सिलेंडर का कितना बचा? इतना बचा, V माइनस डेल्टा V। तो पहले से कम हो गया ना, तो यहाँ से निकलेगा आयतन प्रतिबल। यहाँ से क्या निकलेगा? आयतन प्रतिबल। अब आयतन प्रतिबल निकलेगा कैसे, ये भी समझ लो कि आयतन प्रतिबल का हमारा बच्चा यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा कि वहीं कि आयतन प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स एरिया। इसी एरिया पर तो भाई हम फोर्स लगाए हैं, इसी एरिया पर ही तो लगाए हैं, तो फोर्स डिवाइडेड बाई ए। इसको आप P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि एक प्रेशर की तरह ही है, ठीक है। अभी लंबवत काम कर रहा है ये भी, तो ये भी एक तरीके से मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि नॉर्मल और वॉल्यूम प्रतिबल दोनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। इसमें बस वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें लेंथ चेंज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर मान लिया कि इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? गैस भरी हुई थी इतने वॉल्यूम में। फिर हमने क्या किया? ऊपर से फोर्स लगाया, ये पिस्टन हमारा मूव करने लगा, करते करते हमारा पिस्टन यहाँ तक आ गया, जिससे हमारी गैस की वॉल्यूम कम हो गई, दब गया गैस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यानी कि सिलेंडर की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिलेंडर उतना ही बड़ा है, अभी भी वैसा है, लेकिन पिस्टन की वजह से वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया तो यह आयतन प्रतिबल के तरह काम करेगा। अब बात करते हैं टेंजेंशियल। फार्मूला सेम वैसा ही कि P बराबर F/A, यहाँ भी F/A। क्लियर है? अब आते हैं इसमें, एक होता है अब स्पर्श रेखीय यानी कि टेंजेंशियल। ये कैसे निकालते हैं? मान लो भाई ये हमारा बेस था, यहाँ इस ग्राउंड पर रखा है, फिक्स है, ये हमारा सरफेस एरिया है। हुआ ये कि सरफेस एरिया के लॉन्ग इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, और जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में फोर्स की वजह से ये जो भाई साहब हमारे सिलेंडर थे ये थोड़े से टेढ़े हो गए। कैसे हो गए? ये भाई साहब अपनी जगह से ऐसे टेढ़े हो गए, ऐसे समझ लो। किस फोर्स की वजह से हुए? इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा था, तो पहले ये सिलेंडर भाई साहब कैसे थे? ये पहले सिलेंडर हमारे भाई साहब सीधा थे। कैसे थे? सीधा थे, ऐसे। अब ये भाई साहब कैसे हो गए? पहले ये सीधा थे, अब ये कैसे हो गए? टेढ़ा हो गए। टेढ़ा किसकी वजह से हुए? इस फोर्स की वजह से हुए। ये फोर्स किस पर लगा? इस पूरे एरिया पर लग रहा था, इस पूरे एरिया पर। तो इसमें कितना बेंडिंग देखने को मिला वर्टिकल से? तो थीटा एंगल। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है, बात समझना यहाँ पर कि जो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो आपका दिख रहा है या अपरूपक प्रतिबल जो है, वो भी है F/A ही, ठीक, F/A ही। लेकिन फर्क क्या है? सब में फार्मूला सेम, बस सबका एजम्पशन अलग अलग है। तो फिजिक्स इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि जब हम आयतन प्रतिबल की बात करेंगे तो हम आयतन में चेंज दिखाएंगे, जब हम स्पर्श रेखीय की बात करेंगे तो उसका स्पर्श रेखीय चेंज देखने को मिलना चाहिए, जब अनुदैर्ध्य या संपीड़न की बात करेंगे तो उसके लंबाई के अनुदिश चेंज मिलना चाहिए। तो लंबाई बढ़नी चाहिए या लंबाई घटनी चाहिए? फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये छोटी छोटी सी कीवर्ड्स होती हैं जो हमें और आपको समझना होता है, और आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझनी होती है, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो बेटा पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं इस फोटो से। इस फोटो को थोड़ा सा हम आपके लिए बड़ा करेंगे, थोड़ा सा
बड़ा करेंगे ताकि हम आपको एक चीज़ समझा पाए बहुत अच्छे से। सभी कभी कभी तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि भाई ये भी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपने कहा हाँ, ये भी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपने कहा हाँ। मान लो कि इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, ये एरिया, ये इसका एक्सिस है, ये सिलेंडर का क्या है, ये सिलेंडर का बाबू एक्सिस है। अब फोर्स इस पर, इस पूरे एरिया पर फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। मान लो इस एंगल से, इस एक्सिस से कितने एंगल पर लग रहा है? थीटा एंगल पर लग रहा है। और ये फोर्स पूरे एरिया पर लग रहा है, ये बात ध्यान रखना, पूरे एरिया पर। और आपसे दो तरह का स्ट्रेस पूछ लिया। एक आपसे पूछ लिया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या पूछ लिया बच्चा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल पूछ लिया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बताओ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होगा। दूसरा आपसे पूछ लिया, ठीक, कि अभिलंब प्रतिबल बताओ, अभिलंब प्रतिबल बताओ। वैसे अभिलंब प्रतिबल का ही ये टर्म ये भी है अनुदैर्ध्य, तो अभिलंब ना लिख के रुको, हम इसमें पूछ ले स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बताओ, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये दो चीज आपसे पूछ लिया। अब आप कहोगे कि सर ये वाला फोर्स तो अभिलंब के डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है, ना ही स्पर्श के डायरेक्शन में लग रहा, तो निकालेंगे कैसे? तो क्या इसका घटक बन जाएगा? आपने कहा हाँ, जिधर थीटा जुड़ा है उस लाइन पर इसका कौन सा घटक होगा? आपने कहा सर एफ कॉस थीटा आ जाएगा। और इसके इस डायरेक्शन में, यानी इस सतह के लंबव इस स्पर्श करते हुए सरफेस की तरफ हमारा कौन सा घटक काम करेगा? आपने कहा सर एफ साइन थीटा काम करेगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है बच्चा? सरफेस एरिया है ए। तो अब अगर पहले का आंसर हमें लिखना हो अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा कैसे आ जाएगा? यानी कि ये लंबवत होता है, तो यानी कि फोर्स, लंबवत फोर्स कितना है? एफ कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एरिया से। वहीं इसमें दूसरा अगर पूछ ले स्पर्श रेखीय, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल हमारा कितना हो जाएगा? तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी हमारा यहीं से आ जाएगा। अब इसके सतह को स्पर्श करता हुआ फोर्स कौन सा लग रहा? एफ साइन थीटा। तो हमारा आ जाएगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डिटेल्ड में समझना है और समझने की कोशिश करना है। हमारी कोशिश रहेगी हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाए, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों हम आपको लेके चलते हैं विकृति की तरफ। इसके तरफ बच्चों लेके चलते हैं विकृति की तरफ। जिस तरीके से हमारे प्रतिबल के कई प्रकार होते हैं, उसी तरीके से विकृति के भी कई प्रकार होते हैं। और इस विकृति को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना? और आप लोग जानते भी हो कि इसका फार्मूला क्या होता है? विकृति बराबर कि वस्तु का जो प्रारंभिक आकार है, जो उसके आकार में परिवर्तन है, वो बटे में प्रारंभिक आकार। इसका फार्मूला क्या होता है? कि आकार में परिवर्तन, ठीक, आकार में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आकार, प्रारंभिक आकार। अब कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है? अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो प्रारंभिक, लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है वो आयतन में, तो आयतन का परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ऐसे कई तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना? या अगर उसके किसी और चीज में परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन बटे में उसका ओरिजिनल, ऐसे लिखेंगे तो हमारा विकृति निकल आएगा। अब ये भी उसी तरीके से कई तरह का होता है, जैसे कि पहला इसमें भी होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य, ठीक है? तो यहां भी एक अनुदैर्ध्य विकृति होता है, अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य विकृति को अंग्रेजी में, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक? और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ से रिलेटेड टर्म है। अनुदैर्ध्य किससे है संबंधित? ये लंबाई से संबंधित टर्म होता है बच्चा, याद रखना, ये चीजें याद रखनी है, लंबाई से संबंध रखता है, ये लंबाई से संबंध रखता है।
ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। अब तो इसका मतलब कि चेंज इन लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ये कोई वायर था, ये कोई वायर था, ठीक है ना, और ये एंड हमारा फिक्स था, इसकी ओरिजिनल लंबाई L थी। फिर इस पर हम लोगों ने मान लो फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, और जब फोर्स लगाया इसके इस क्षेत्रफल पर, इस क्षेत्रफल फोर्स लगाने की वजह से इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, यानी इतनी लंबाई हमारी बढ़ गई। तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गिव्स अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो इसको डिफाइन करना हो तो भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बटे चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यानी लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इसमें किसी भी बालक किसी भी बालिका को कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। यहीं पर आता है दूसरा, उस दूसरे को हम लोग बोलते हैं आयतनात्मक विकृति या आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति। आयतन का मतलब वॉल्यूम, अब विकृति का मतलब स्ट्रेन। तो ये हो गया बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन में जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इस फोटो में देखा था कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, पहले वॉल्यूम V था और अब चेंज इन वॉल्यूम V, मतलब कम हो गया, इतना ही वॉल्यूम बचा। तो इसका भी डायरेक्ट वैसे ही फार्मूला हो जाता है कि चेंज इन वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और तीसरा होता है स्पर्श रेखीय या अपरूपक विकृति। ठीक है, क्या होता है? अपरूपक, या उसको अपरूपण भी आप बोल सकते हो। तो अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है? ये बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में होता है, यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल के केस में होता है। जैसे कि आपने देखा कि ये पिलर यानी कि ये सिलेंडर पहले सीधा था और जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा तो टेढ़ा हो गया, जो कि अपने वर्टिकल से थीटा एंगल झुक गया। तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है, ये थीटा ही अपरूपण विकृति है। समझ में आया? तो जो अपरूपण विकृति यहाँ पर है, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। तो ये शियर स्ट्रेन हमारा कौन फिगर के हिसाब से थीटा के बराबर है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोण बराबर होता है आर्क, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है बेटा? चाप बटे में त्रिज्या। होता है कि नहीं होता है? तुम लोगों ने कहा हाँ गुरुजी यही तो होता है। अब देखो इसी फोटो में, तो ये लंबाई जो है भाई, इसकी लंबाई पहले ऐसी थी, अब ये बेड़ा हो गया, तो लंबाई थोड़ी ना बढ़ेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये आर्क का काम करेगा, ठीक है, और इसकी ये जो लंबाई है वो त्रिज्या की काम करेगी। तो लंबाई मान लो L है और इस आर्क को हम क्या मान लें? डेल्टा L। कोई दिक्कत? तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो विकृति आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा डेल्टा L बटे में L। याद रखना ये डेल्टा L लंबाई में वृद्धि नहीं है, बल्कि ये डेल्टा L चाप है और त्रिज्या हमारा L के बराबर काम कर रहा है। यूनिट हमारा क्या होता है? कोण है तो यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है ना, जबकि डायमेंशन कुछ भी नहीं होता। तो ये तीन तरह के हमारे विकृति भी काम करते हैं। इसको भी हम पियर के रंगवा से लिख दें, ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जिसे कि आप लोगों को ध्यान से समझना है। हम लोगों ने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी, एक पढ़ा प्रतिबल और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने विकृति। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? विकृति। अब इनके अंग्रेजी के टर्म आपको कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि हायर क्लासेज में ये टर्म आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक, ये बेटा एक तरीके का टेंसर क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी है? ये टेंसर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी को हिंदी में प्रदिश बोलते हैं। ये प्रदिश राशि है, प्रदिश राशि। जैसे कि हम लोग सदिश और अदिश पढ़ते हैं, वैसे ही एक प्रदिश भी होता है। तो ये प्रदिश राशि है। ठीक है, ये जबकि हम बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का मतलब होता है अदिश। स्केलर का मतलब क्या होता है बच्चा? स्केलर का मतलब होता है अदिश। तो ये एक अदिश राशि है। इसकी अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक थोड़ी देर पहले भी हमने बताया। मात्रक हमारा एसआई की, एसआई मात्रक की बात करें बेटा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्कल। अब पास्कल के लिए सिंबल होता है पीए। जबकि इसके मात्रक की बात करें तो कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक ही नहीं होता, मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं होता।
ठीक, अब इसके विमा की बात करें, विमा, इसकी बात करें बेटा विमा, तो न्यूटन फोर्स का है ना, तो इसका मात्र इसका विमा होता है ml-1 t-2। विमा कितना होता है बच्चों? ml-1 t-2। जबकि इसके विमा की बात करें तो इसका विमा कुछ नहीं होता है, यानी ये एक विमाहीन राशि है। यानी यहाँ m पर भी 0, l पर भी 0, t पर भी 0, कुछ और लिखना चाहो तो वो भी 0, ये विमाहीन है। बात समझ में आई? तो ये सारे इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे कि आप लोगों को याद रखना है। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, यानी लोग छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं ना, जहाँ जनरल साइंस वगैरह नॉर्मल आता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें किसी भी बालक किसी भी बालिका को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। तो प्रतिबल और विकृति के जितने टाइप थे ये हमने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद बच्चों।